नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पॉलिटी पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज कुछ अनुसूचियां और उससे संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे, जो आपके फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्या होता है पूछते रहते हैं, और जो उनका जो पूछने का क्रम होता है वो वाला होता है। एक तरफ ऐसे करके वो मिलान वाला जो होता है 1 2 3 4 वाला ABCD वाला, उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो एक एक करके सारी अनुसूचियां देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज क्षेत्र, मतलब जितने भी हमारे राज्य क्षेत्र हैं और संघ के अंतर्गत जितने राज्य शामिल हैं, उन सभी का वर्णन जो है वो पहली अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन, मतलब भारतीय संघ में जितने भी अधिकारी जो है वो कार्यरत हैं, ठीक है, उनकी मिलने वाले, उनको जो भी वेतन मिलता है, उनको जो भत्ते मिलते हैं और जिनको क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, उन सभी का वर्णन क्या किसमें दिया गया है, आपकी दूसरी अनुसूची में दिया गया। तीसरी अनुसूची में देखिए क्या दिया गया, भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान। अब देखो, जो भी पदाधिकारी हैं, कुछ पदाधिकारी, उनकी शपथ, मतलब उनकी शपथ का प्रारूप क्या होगा, उनकी शपथ का जो है फॉर्मेट कैसा होगा, उनका प्रतिज्ञान कैसा होगा, उनका उसका जो पूरा फॉर्मेट है उसका वर्णन जो है हमारा तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची देखिए, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आप जानते हैं कि हमारे जितने भी राज्य हैं, सबके यहाँ हर राज्यों में जो है राज्यसभा की सीटें अलग अलग है, तो किसको कितनी कैसे राज्यसभा की सीटें मिले, इसका वर्णन जो है हमारी चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में देखेंगे, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। मतलब यह पांचवी अनुसूची कहीं ना कहीं संरक्षण देता है अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों को, उनके प्रशासन व उनको नियंत्रण के बारे में, उनकी जो भूमि है उनका गलत तरीके से यूज ना हो, इन सबका वर्णन जो है वो पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में देखेंगे असम, देखिए जो प्रदेश है उनको ध्यान देगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आपको याद करना पड़ेगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चार जो भी हमारे स्टेट्स हैं, इनके प्रशासन, इनके जनजातीय क्षेत्रों में जो भी प्रशासन है वो हमारा किसमें दिया गया है, 6th शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं 7th शेड्यूल, जिसका हम लोग ने पहले भी इस पर डिस्कशन कर लिया। केंद्र राज्य की भी जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 सूची में है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में क्या क्या चीजें शामिल है, इस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एक बार हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें। सबसे पहले संघ सूची में देखते हैं पुलिस। अब देखिए इसमें क्या क्या किया है, हमने एक साथ चीजों को लिख दिया, जहाँ पे मैंने राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची का अलग से वर्णन कर दिया, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए पढ़ने में। देखिए राज्य सूची में पुलिस आता है, लोक स्वास्थ्य, देखो स्वास्थ्य रिलेटेड जितनी भी योजना राज्य बना सकती है, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, ठीक है, निधि, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, दोबारा आगे, कारागार, पंचायती राज और भूमि सुधार, ये सारे किसके विषय, राज्य सूची के। और राज्य सूची के विषय में आप जानते हैं राज्य कानून क्या कर सकती है, बना सकती है। उसके बाद देते हैं रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंक, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, ये सब किसका विषय है, संघ सूची का। इसका मतलब इस पर कौन कानून बना सकता है, केंद्र कानून बनाता है। कौन कानून बनाता है, केंद्र। फिर देखिए संवर्ती सूची में आता है आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा और दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये सब किसमें आता है, संवर्ती सूची। मतलब इसमें क्या होता है, केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन आप एक बात जानते हैं, जब संघ और राज्य के कानूनों के बीच क्लैशेस होते हैं, विवाद होता है, तो हमेशा संघ का कानून क्या होता है, वो मान्य होता है, केंद्र का कानून क्या होता है, मान्य होता है। 8वीं अनुसूची में देखिए हमारे यहाँ कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषा। संख्या याद रखिएगा, 22 भाषा। मूलतः कितनी थी, 14 भाषा थी, लेकिन अब वो अमेंडमेंट के द्वारा, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट से क्या कितनी भाषा हो गई, 22 भाषाएं अब इसको इसमें शामिल कर लिया गया है। अब देखो, जो अब मान लीजिए मूलतः कितनी थी, 14 थी, तो कितनी एक्स्ट्रा शामिल कर दी गई, 22 में 14 घटा लीजिए। ठीक है, अब कहाँ कहाँ कौन कौन सी भाषा जो एक्स्ट्रा शामिल की गई, देखिए 1967 में 21 अमेंडमेंट से किसको शामिल किया गया, सिंधी को। तो पहला नंबर हो गया सिंधी। द्वारा था वर्ष 19 अब देखो 1967 में किसको शामिल किया गया, सिंधी को। फिर 1992 में कोकड़ी, नेपाली तथा मणिपुर को। तो नंबर 1, नंबर 2 कोकड़ी, नंबर 3 नेपाली और नंबर 4 मणिपुरी। तो ये जो 3 है हमारी, कोकड़ी, नेपाली और मणिपुर, इसका अमेंडमेंट क्या है, याद रखना 1992 में 71 अमेंडमेंट से शामिल किया गया। उसके बाद जो और बची है, संथाली 5वीं है, छठी 7वीं है हमारी मैथिली और 8वीं है डोगो, ठीक है, बोडो। तो ये जो शामिल किया गया वो 92 अमेंडमेंट से। तो आप देखिए कितने अमेंडमेंट हो गए, सबसे पहला अमेंडमेंट हो गया 21, दूसरा अमेंडमेंट हो गया 71 और नेक्स्ट हो गया 92।
तो 21 के तहत किसको शामिल किया गया? सिंधी को। किसको शामिल किया गया? सिंधी को शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 21 अमेंडमेंट से किसको किसको शामिल किया गया? तो कोकड़ी, किसको किसको? कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया 21 से। अब 92 से कौन कौन को शामिल किया गया? संथाली और डोगरी, मैथिली और बोडो, इनको शामिल किया गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए मूलतः कितनी भाषा है? 14 है। मूलतः कितनी है? 14 है, लेकिन अमेंडमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम इसमें जो भाषा जोड़ी गई उसमें भाषाओं की संख्या कितनी होगी? 22। तो मूलतः और ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा कैसे क्या स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नवी अनुसूची। नवी अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से, देखो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है वो फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया है? नवी अनुसूची को जोड़ा गया है, जो किससे रिलेटेड है? भूमि सुधार से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? भूमि सुधार से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा गया फर्स्ट अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखिएगा फर्स्ट अमेंडमेंट हमारा भूमि सुधार से रिलेटेड है, और इसमें हमने क्या जोड़ा है? नवी अनुसूची जोड़ी है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। 10वीं अनुसूची देखिए दल बदल से रिलेटेड है। 10वीं दल बदल, ठीक है, 10वीं किससे रिलेटेड है? दल बदल से रिलेटेड है। उसकी निर्भरता के संबंध में कि कैसे दल बदल के आधार पर किसको निर्भर घोषित किया जा सकता है। 52 अमेंडमेंट से, वो वाला ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अमेंडमेंट से, ये 52 अमेंडमेंट से 1985 द्वारा संविधान में इसमें शामिल किया था। तब गवर्नमेंट कौन थी? तब राजीव गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, उस समय नेहरू की राजीव गांधी गवर्नमेंट। 11वीं अनुसूची देखिए कब जोड़ा गया? 73 अमेंडमेंट। ध्यान रखिए जो नवी अनुसूची है वो फर्स्ट अमेंडमेंट है, जो 10वीं अनुसूची है वो 52 अमेंडमेंट है, और जो 11वीं अनुसूची है वो 73 अमेंडमेंट से 1992 में जोड़ा गया। इसमें क्या शामिल किया गया? पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों को पंचायतों को दे दिया गया कि पंचायत इन 29 विषयों में क्या कर सकती है? अपने टैक्सेशन को करेक्शन करना और जो नियम कानून है वो बना सकती है। ठीक है ना, पंचायतों की ये जो 29 विषय है, पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व से संबंधित उपबंध है, जो कि किसके शासनकाल में लागू हुआ है? पीवी नरसिम्हा राव शासनकाल। याद रखिएगा फर्स्ट वाला जो हमारी 9वीं अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है? जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल। 10वीं जो रिलेटेड है वो राजीव गांधी, और 11वीं जो रिलेटेड है वो नरसिम्हा राव। अब देखिए 12वीं अनुसूची। अब 12वीं अनुसूची का अमेंडमेंट है 74। इसमें क्या शामिल किया? ये भी 1992 में है, और इसमें नगर पालिकाओं को अधिकार और दायित्व दिए गए, और नगर पालिका को अधिकार और दायित्व देने के लिए उनको विषय देने पड़ेंगे। तो उनको हमने कितने विषय दे दिए? 18 विषय। तो 29 विषय हमने दिए पंचायतों को, और 18 विषय किसको दिए? हमने नगर पालिका को दे दिए। ठीक है, ध्यान रहे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रावधान भी पीवी नरसिम्हा राव के ही शासनकाल में आया था। एलपीजी का कॉन्सेप्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट भी कब आया था? 1992 में आया था। वो किसके शासनकाल में आया था? पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में आया था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपके एग्जाम में आपने देखा होगा टाइम टू टाइम आर्टिकल्स पूछता है कि किस आर्टिकल में किस चीज का वर्णन है। तो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो मैंने इसमें डाल रखे हैं, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। 2-3 बार रिवीजन करेंगे मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स का मतलब है 2-3 बार पहले पढ़िए, फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करिए। ठीक है, अनुच्छेद एक बार में आपको तैयार नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद का आप बनाइए कोई जो पेज उसको पानी में घोरिए पी जाइए। दैट्स नॉट द थिंग्स। आपको रेगुलर वे में कम से कम 6-7 दिन इसको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, फिर हर 2 से 3 दिन में उसको रिवीजन करेगा। आप 10-15 दिन ये करेंगे, आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। पहले मैंने आपको इससे पहले क्या बताया? भाग से रिलेटेड अनुच्छेद आप इससे पहले वाले वीडियो में देखिएगा। वो भाग और रिलेटेड अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, तो आपको ग्रुप ऑफ दी अनुच्छेद याद रहेगा कि हाँ, जैसे मान लो 5 से 11 है, तो आपको याद रहेगा 5 से 11 क्या है? 5 से 11 क्या है? नागरिकता है। तो अब आपको याद रहेगा अगर नागरिकता से संबंधित कोई भी आर्टिकल आएगा वो 5 से 11 से रिलेटेड है, 5 से 11 के अंतर्गत होगा। बस आपको क्या करना है? अब 5 से 11 याद करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है दिमाग लगा के चीजों को याद करेंगे तो जल्दी याद होगी। सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 1, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। नए राज्य जो भी प्रवेश करते हैं उनकी स्थापना से संबंधित है। 3, नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमा में परिवर्तन अगर करना है तो आर्टिकल 3 के तहत आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसे आप देखें तेलंगाना बना, ठीक है, तो ये इसी के तहत बना। फिर अनुच्छेद 5 देखते हैं संविधान के प्रारंभ के समय में नागरिकता। आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान में इनिशियल स्टेज में जो व्यक्ति रह रहा था उनको नागरिकता का अधिकार आर्टिकल 5 के तहत दिया गया।
अनुच्छेद 12 से 51 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेद का विस्तृत विश्लेषण किया। हाँ देखो 12 से 51 अभी हमने आपको क्या क्या बताया इससे पहले वाली वीडियो में, मौलिक अधिकार, और बताइए क्या बताया आपको, मैंने बताया नीति निर्देशक तत्व, और क्या बताया इससे पहले वाली वीडियो में, और मूल कर्तव्य। इनका हमने विस्तृत विश्लेषण आपको इससे पहले वाली वीडियो में कर दिया है, इसको अच्छे से देखिएगा। तो 12 से 35 तक 51 तक तो हो ही गया, तो इसको लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद 52 देखते हैं किससे रिलेटेड, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 52 कौन है, भारत का राष्ट्रपति। 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो जो भी प्रक्रिया है वो दी गई है। 55 में निर्वाचन की पद्धति, ठीक है, एकल संक्रमणी मत, ठीक है, के आधार पे किया जाता है, तो वो निर्वाचन की पूरी पद्धति दी गई है। 58 कहता है योग्यता क्या होगी, कितना लोकसभा का जो सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, कितने ईयर होनी चाहिए, ये सारी चीजों का वर्णन दिया गया है। महाभियोग 61 की कैसे वो किस सदन में पहले जाएगा, फिर एक सदन पारित करेगी, फिर दूसरे सदन में जाएगा, तो कितने मेजोरिटी से पास होना चाहिए, सारा का वर्णन आर्टिकल 61 में दिया गया है। 63 उपराष्ट्रपति, वही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत का जो सभा कौन है, जो राज्यसभा का सभापति होगा वो हमारा उपराष्ट्रपति होगा, वो सारी चीज इसमें दी गई। 66 में इसका निर्वाचन कि कौन कौन निर्वाचन करता है, राज्य तो शामिल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में होता नहीं, तो कौन कौन से सदन कैसे कैसे इसमें शामिल होते हैं, सबका वर्णन दिया गया है। 72 राष्ट्रपति का क्षमादान, आप जानते हैं राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि क्षमादान प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जो आजीवन कारावास है उसको कम कर सकता है, मृत्यु दंड को जो है खत्म कर सकता है, विराम कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। इन सब की जो भी जो वर्णन है वो आर्टिकल 72 के तहत दिया गया है। 74 कहता है राष्ट्रपति सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। आप जानते हैं आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद की बात करता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। देखिए 75(1) कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। मतलब ये है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मिलकर अन्य जो है मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। 76 कहता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, 79 में संसद है। अब संसद है, संसद में दो है, राज्यसभा और लोकसभा, तो 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। 84 में कहता है संसद के सदस्य के लिए अहर्ताएं, कि संसद के सदस्य राज्यसभा का सदस्य है अगर कोई व्यक्ति, तो उसके अंदर उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए। वैसे ही लोकसभा में इसका वर्णन दिया गया है। 85 में लिखा है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, कि कैसे क्या सत्र, कहाँ कब कब सत्र होगा, विघटन कैसे होगा, ये सब लिखा है। 101 कहता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मत बराबर की स्थिति में अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना। देखो क्या होता है, जैसे मान लो लोकसभा अध्यक्ष बैठा हो, किसी विधेयक पर बातचीत हो रही है और दो पार्टी जो है लगभग इक्वल में है, 50-50%, तो अब विधेयक कैसे पास हो, तो लोकसभा जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, अपना निर्णायक मत देके इस विवाद को क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो ये निर्णायक मत की बात कर रहा है। 108 संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा राज्यसभा में अगर कोई विवाद है किसी अधिनियम लेके, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। आर्टिकल 108 के तहत बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, और अध्यक्षता कौन करता है उस अधिवेशन की, लोकसभा का स्पीकर करता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन वाला होता है कि बुलाता कौन है और अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति क्या भाई क्या होता है, घालमेल हो जाता है, इधर राष्ट्रपति हो जाता है उधर लोकसभा स्पीकर हो जाता है, तो घालमेल मत करिएगा। फिर देखिए 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट है हमारा, उसकी बात करता है। 122 न्यायालय में संसद की कार्रवाई की जांच पर प्रतिषेध, मतलब आप न्यायालय में संसद में जो भी कार्रवाई हो रही है किसी बात को लेकर आप न्यायालय में जा नहीं सकते, ये लिखा हुआ है। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रस्तावित करना, मतलब अगर मान ली संसद में किसी एक सदन जो है वो बैठक में नहीं है और कोई नियम लाना बहुत जरूरी है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश लागू कर देता है, जो कि कुछ समय तक 6 महीने तक क्या होता है वो वैध होता है। वो किस आर्टिकल के तहत, 123 कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति है। 124 कहता है उच्च न्यायालय का स्थान और गठन। अभी उच्च न्यायालय के बारे में मैं उच्चतम न्यायालय के बारे में बताऊंगी, इससे पहले आप एक बार आर्टिकल ध्यान से देख लीजिए, तो आपको जो करना है जो आसान रहेगा। 124 देखो, इसको जल्दी पढ़ाने का उद्देश्य मेरा बस इतना है, क्योंकि इसमें कुछ मुझे रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाना आपको, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाना, ये आपको रटना है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हैं। अब आप ये कमेंट नहीं करेगा मैम तो खुद ही पढ़ रही है, मैम तो जो है बहुत जल्दी जल्दी भागा के कर रही। उसको भगाने का उद्देश्य ये है कि इसको आपको सेल्फ तैयार करना है। बस मैं एक आपको जो है
टिप्स दे रही हूँ कि कैसे आपको बस तैयार करना है, कि इसके अंदर अगर कुछ इलेबोरेशन वो मैं कर दे रही हूँ। तो इसमें उच्चतम न्यायालय का स्थान और गठन है, ठीक है। 129 कह रहा है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है अपने जितने भी रिपोर्ट्स हैं या अपने जितने जजमेंट है वो उसको क्या कर सकता है, सिक्योर रख सकता है और उसका वो जो है रेफरेंस दे सकता है आगे। 137 कहता है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। देखो उच्चतम न्यायालय अगर कोई निर्णय देता है तो ऐसा नहीं है कि वो निर्णय जो है वो अंतिम होता है। उच्चतम न्यायालय चाहे तो अपनी बात को, अपने जजमेंट को क्या कर सकता है, फिर से क्या कर सकता है, वो कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है। दैट इज 137। 143 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई ऐसी बात है जो उसको समझ में नहीं आ रही या विधि का प्रश्न है, विधि की कोई बात है, तो क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय से वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि अच्छा ये जो आर्टिकल्स है इसका मतलब क्या है, इसमें निहितार्थ क्या है, ये राष्ट्रपति कर सकता है। 148 नियंत्रण महालेखा परीक्षक है, कैग है, इसको हम लोग बोलते हैं। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति आप जानते हैं प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति करता है। 161 कहता है क्षमा और कुछ मामलों में निलंबन, परिहार और लघुकरण के राज्यपाल की शक्ति। देखिए एक चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया है, कहाँ गया, अभी क्या बताया है आप, खैर अब देखिए 161 क्या कहता है, क्षमा और कुछ मामलों में परिहार और लघुकरण की शक्ति कौन देता है, ये राज्यपाल वाली है, ठीक है, ये राज्यपाल वाली है, ये देखिए राष्ट्रपति वाली, ये दिखाना 72 वाली। देखिए क्या अंतर है, मैं ये दिखा देती हूँ आपको। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की प्रक्रिया है, आर्टिकल 161 किसकी है, आपके राज्यपाल की। लेकिन राज्यपाल केवल उसी मामले में क्षमा दे सकता है जिसमें राज्य की शक्तियों का विस्तार है, पहली बात। दूसरी बात, राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में कुछ नहीं कर सकता। मृत्युदंड को क्षमा या लघुकरण की शक्ति किसके पास है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो ये थोड़ा सा शक्ति में डिफरेंस है 161 और 72 में। 164 1 कहता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जैसे 75 1 वहां पे कहा था, सेम 164 1 है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। 169 विधान परिषदों को उत्साहन और सृजन, मतलब आप विधान परिषद, देखिए सभी राज्यों में तो विधान परिषद है नहीं, ठीक है, हमारे कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है, तो अगर आप चाहे तो आप विधान परिषद बना भी सकते हैं, और अगर चाहे आपको लगता है कि एक्सेस खर्चा हो रहा है विधान परिषद की, यहाँ कोई जरूरत नहीं, तो उसको हटा भी सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। 174 कहता है राज्यपाल का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, विधानसभा को विघटित करने का अधिकार, ये राज्यपाल को है, जैसे वहां राष्ट्रपति को। 200 कहता है राज्यपाल में विधेयकों पर अधिकार। राज्यपाल क्या करता है, कोई भी राज्य ने विधेयक अगर पारित किया तो राज्यपाल को क्या न करना, जैसे राष्ट्रपति साइन करता है वैसे राज्यपाल भी साइन करता है। लेकिन राज्यपाल इस आर्टिकल के तहत कुछ अगर वो चाहे तो कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए क्या कर सकता है, संरक्षित भी कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 213 कहता है विधानमंडल की विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जैसे उसमें 123 है वैसे इसमें 213 है। मैं रिलेट करके बस इतना पढ़ा रही हूँ, आपका ये जो ऊपर वाला है ना वो खुले, ऊपर वाला मतलब दिमाग, ठीक है। 214 क्या है, राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय, सॉरी उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय है वो 214 है। 216 में क्या है, गठन है उनका, हाँ, रिट निकालने की शक्ति किसमें, 226 में है। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। देखो हमारे यहाँ मान लीजिए 24-25 जो भी उच्च न्यायालय है, तो उसमें क्या है, ये ऐसा तो है नहीं कि सभी राज्यों का अपना अलग उच्च न्यायालय, 2 राज्यों को मिलकर भी एक उच्च न्यायालय हमारे यहाँ है, तो उसका अधिकार देता है। 233 देता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 241 कहता है संघ और राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो पंचायतों के लिए 243 खा, टा, फा, या, जा, ये जरा थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें एक में पंचायत है, एक पंचायत का निर्वाचन है, नगर पालिका है, सहकारी समिति, कई बार आ चुका है। फिर 263 में देखिए अंतर्राज्यीय परिषदों के संबंध में बात की गई है। 267 में आकस्मिक निधि की बात की गई है, ठीक है, जो 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 किसके अंडर में काम होता है, राष्ट्रपति के अंडर में होती है। 280 वित्त आयोग है। 312 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 315 क्या है, लोक सेवा आयोग है हमारा। 323 का प्रशासनिक अधिकरण है। 324 आप जान रहे निर्वाचन आयोग है। 326 क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधान सभाओं के लिए निर्वाचन का वैध मताधिकार के आधार पर होना। 326 क्या है, वैध मताधिकार, ठीक है। फिर देखिए 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि आप लोकसभा में SC ST के लिए जो सीटों का रिजर्वेशन है वो किसके अंतर्गत किया गया, 330 के अंदर। 331 क्या, आंग्ल भारतीयों को, जो कि अब
क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। देखो लिखा है 104वें अधिवेशन संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या किया, निरसित कर दिया गया। 332 में क्या है, विधानसभाओं में SC ST का क्या करना, रिजर्वेशन करना। 333 में है राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व, इसको भी क्या किया गया, निरसित कर दिया गया। 338 कहता है अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, हमारे अनुसूचित जाति का अपना आयोग है 338, और 338 का में अनुसूचित जनजाति का है। जाति वाला पूछे 338, जनजाति वाला पूछे 338 का। 40 कहता है पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना हुआ है। 43 कहता है हिंदी, जिसके बारे में आपको राजभाषा के बारे में इससे पहले बता चुकी हूँ। 344 राजभाषा आयोग कहता है। तो 352, 56, 60 तीनों आपातकाल है, ठीक है, इसको मैं अलग से बता दूंगी आपको। 368 क्या है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। चलिए डिस्कस करते हैं अब हम लोग पंचायती राज पर, ठीक है। पंचायती राज, पंचायत क्या होती है, तो शब्दों को आपने सुना ही होगा, 5 लोग मिलकर किसी चीज पर डिस्कशन करते, दैट इज कॉल्ड पंचायत, राइट। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये पंचायत का गठन हमारे लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए और निचले स्तर पर भी उसी स्तर का जो है प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया। देखिए, और हम सबसे बड़ी बात देखिए, गांधीवादी अगर आप हैं या गांधी को मानते हैं, तो गांधी ने एक बात कही है, जब तक गांवों का विकास नहीं होगा भारत का विकास नहीं हो सकता। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है गांवों में वो अधिकार, वो प्रशासनिक अधिकार या वो राजस्व अधिकार सुनिश्चित करती है, जिससे कि जो ग्राम या ग्राम इकाई है वो भी अच्छे से क्या हो सके, डेवलप हो सके। देखिए, मूल संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है, उसकी अनुसूची और उसके आर्टिकल्स को क्या किया गया, बाद में संशोधन के माध्यम से क्या किया है, जोड़ा गया है। इसलिए हमारा भारतीय लोकतंत्र तब तक सही मानने में लोकतंत्र नहीं कहलाया जब तक सबसे निचले, जो समाज का सबसे निचला तबका है, उसको भी वो अधिकार सुनिश्चित हो जो अधिकार किसे मिले हैं, राज्य द्वारा दिए गए एक उच्च वर्ग के व्यक्ति को मिले। राज तो किसी आधार पर किसी व्यक्ति से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है ना। यही पंचायती राज कहता है कि निचले स्तर के व्यक्ति का भी विकास हो, उसी पे न्याय सुनिश्चित हो, उसी पे वो सारे अधिकार मिले जिससे वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसी क्रम में आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, 73 अमेंडमेंट 1992 क्या दिया गया है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। भाग कौन सा जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था। 9 पंचायती राज है और 9 का मैं पढ़ाऊंगी तो आपको वो नगर पालिका के बारे में पता चलेगा, नगर निगम या नगर पालिका। देखिए, पंचायती राज त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो पंचायत का जो स्तर है वो क्या है, वो 3 स्तरीय। कितनी स्तरीय है, 3 स्तरीय, जिसमें एक तरफ क्या होंगे, ग्राम पंचायत, दूसरे में होंगे क्षेत्र पंचायत और तीसरे में होंगी जिला पंचायत। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में लिखित है। आप आर्टिकल 40 पढ़िए, आर्टिकल 40 जो हमारा नीति निषेध तत्वों में बताया था, आप क्लियरली आप उसमें देखेंगे कि इसके लिए अप्रूवमेंट किया गया। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नीति निर्देशक तत्व का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना तब होगी ना जब निचले स्तर के व्यक्ति को भी प्रशासन में भागीदारी होगी। तो इस निचले स्तर की प्रशासन में भागीदारी के लिए आपको ग्रामों तक प्रशासन पहुंचाना पड़ेगा। तो इस ग्राम तक प्रशासन पहुंचाने के लिए आपको क्या प्रोविजन करना पड़ेगा, इस ग्राम स्तर पर प्रोविजन करना पड़ेगा आपको पंचायतों का, इसका पंचायतों का। और यही पंचायती है जो किस अमेंडमेंट से जोड़ी गई, 73 अमेंडमेंट 1992 से इसको जोड़ा गया। तो भारत में देखिए, नीति निषेध तत्वों को जमीनी स्तर पर लागू करना, उनकी प्रोविजंस को, ये हमारे राज्य का कर्तव्य है और राज्य इस कर्तव्य को पूरा किया। आर्टिकल 40 को ही आप धरती पे उतारने के लिए, उसको जो है एक स्तर प्रदान करने के लिए क्या किया गया, 73 अमेंडमेंट 1992 किया गया, जिसके तहत किसका गठन हुआ, पंचायतों का गठन हुआ है, ठीक है। फिर देखिए, वही 74 अमेंडमेंट किसके गठन की बात करता है, 9 का जोड़ता है और क्या जोड़ता है, स्थानीय प्रशासन, नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा, जिसको मैंने अभी आपको बताया नगर पालिका या नगर पालिका या नगर निगम, ठीक है। फिर देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों का सदस्य ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। जो भी अगर जो ग्राम पंचायतों का भी चुनाव होता है तो पंचायतों में जो
सदस्य जो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो किससे चुने जाते हैं? ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ग्राम सभा की जनता द्वारा क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। 2 अक्टूबर 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। देखिए, संवैधानिक दर्जा, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ, 1992, 73 अमेंडमेंट या 74 अमेंडमेंट, ठीक है, लेकिन फर्स्टली जो इंट्रोड्यूस हो गया है पंचायती राज व्यवस्था, वो तो 59 में ही हो गई थी। भले उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया? संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। 59 में राजस्थान के नागौर जिले में फर्स्टली पंचायती राज इंट्रोड्यूस हो गई थी। अगर आपसे पूछ ले फर्स्टली कब इंट्रोड्यूस हुई है, तो आप बोल सकते हैं राजस्थान के नागौर जिले में नेहरू जी द्वारा। यदि पंचायत का विघटन होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाते हैं। किसी वजह से पंचायत क्या होती, टूट जाती है, विघटित हो जाती है, तो 6 माह के अंतर्गत उनका चुनाव करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। नागालैंड में राज पंचायती व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। नागालैंड में क्या है? पंचायती राज नहीं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद है। ठीक है, 3 स्तर बताए आपको, ग्राम, क्षेत्र और जिला। पंचायती राज स्वशासन की एक योजना। स्वशासन मतलब अपना शासन हम स्वयं करें। अरे हम दे तो नया अधिकार को भी ना कि वो अपने हिसाब से अपने प्रशासन को क्या करे, चलाएं, लेकिन संवैधानिक रूप से, असंवैधानिक रूप से नहीं। संवैधानिक रूप से आपको हम ये अधिकार देते हैं कि आप अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास सुनिश्चित करें। इसके लिए हम आपको संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है? संविधान के अकॉर्डिंगली चीजों को मैनेज करना है और प्रशासन की को क्या करना है? एस्टैब्लिश करना है। पंचायती राज का उद्देश्य प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, प्रजातंत्र को क्या करना? केंद्रीकरण का मतलब होता है एक ही व्यक्ति के अंदर सारी पावर एसोसिएट हो जाए, एक ही व्यक्ति के अंदर। ऐसा तो है नहीं भारत में। हमारे यहाँ क्या है? शक्तियों का क्या बंटवारा है, ऊपर से स्टार्ट करिए, केंद्र, राज्य और छोटी इकाइयां ग्राम, वही सुनिश्चित करता है किसको? प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण। नगर निगम का प्रधान कौन होता है? वो मेयर होता है। भारत में मंत्री परिषद तब तक अस्तित्व रहती है जब तक उसके पास लोकसभा के सदस्य का बहुमत समर्थन है। ठीक है, फिर कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आएगा पंचायत। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे मंत्री परिषद को ऐड कर दिया है कि थोड़ा सा आपको रिविजन करना आसान हो जाए। इसके लिए इसको क्या किया गया? एड ऑन किया गया। ठीक है, उसको एक बार आप अलग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये चीज हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पंचायती राज के संबंध में कौन कौन की समितियां गठित की गई थी। सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी का प्रतिवेदन अगर देखें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की ओर, अब देखो बलवंत राय मेहता कमेटी ने तीन स्तरीय पंचायतों के गठन की बात की थी। ठीक है, समुदाय विकास कार्यक्रम में आपको बताऊं 52 में आया था, 1952। समुदाय विकास कार्यक्रम की घोर असफलता के परिणाम स्वरूप जांच करने के लिए भारत में 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी की गठन किया जाए। इसने ये सिफारिश की थी। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य बस ये था कि हम गांवों का विकास कर सके। लेकिन जब समुदाय विकास कार्यक्रम आया, खूब पैसे खर्च हुए, लेकिन उसको अमुक सफलता प्राप्त नहीं हुई, तब छिद्रान्वेषण हुआ कि क्या प्रॉब्लम है, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी गांव का विकास नहीं हो रहा। तब बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। उन्होंने कहा हमको कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताया। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को सुझाव दिया और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और निम्न इकाई प्रखंड समिति का स्तर माना। कि उन्होंने कहा अरे आप सामुदायिक विकास कार्यक्रम नामक योजना तो ला रहे हैं, लेकिन गांव में इनको लागू कौन करेगा? कौन सी प्रशासनिक इकाई इनको लागू करेगी? क्या राज्य के पास इतना टाइम है कि वो राज्य की व्यवस्था को देखे, पूरे जिलों की व्यवस्था को देखे और ग्राम में भी जाए? नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। आपको गांवों तक पहुंचना पड़ेगा, निचले स्तर तक पहुंचना पड़ेगा। उस निचले स्तर को पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया? कहा कि हमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्या करना पड़ेगा? गठन करना पड़ेगा। ठीक है भैया, उसके बाद कह रहा पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? राजस्थान था। 58 में अब देखो, फिर और एक तो कमेटी मैंने आपको बता दी बलवंत राय मेहता, इसी को लागू किया गया। और कौन कौन सी कमेटी इसके तहत गठित की गई थी? तो 58 में मेहता कमेटी आई थी। इन्होंने क्या सिफारिश है? सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा में 59 में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 59 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती व्यवस्था नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया, जैसे डिस्कशन हुआ था। भारत में पंचायत का ढांचा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, क्योंकि सबने अलग अलग स्तर का सुधार किया है, स्थापित किया है। इनका सृजन राज्य के कानून द्वारा किया जाता है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा है स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय योजना होती। ठीक है, और मुख्य कार्य पंचायत समितियों को सौंपे गए हैं और कुछ राज्यों में जनपद पंचायत भी है। तो हमारी जो बलवंत राय मेहता, उन्होंने 30 स्तरीय कहा है, लेकिन बहुत राज्यों में द्विस्तरीय भी है
और बहुत राज्यों में 4 स्तरीय भी पंचायती राज को स्टैब्लिश किया गया। कैसे कैसे, इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बलवंत राय के बाद हम पढ़ते हैं अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता ने क्या कहा, वही पंचायती राज की कार्यप्रणाली के अध्ययन के लिए इन्हें बनाया गया था जनता सरकार द्वारा। कब बनाया गया था, 1977 में, अशोक मेहता द्वारा। इसमें उन्होंने कहा था समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक ऐसा प्रतिमान प्रस्तुत किया जिसका स्तर क्या है, द्विस्तरीय। क्या है, द्विस्तरीय। बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय। क्या विशेषता बताई, जिला परिषद को उन्होंने कहा मजबूत करो और ग्राम पंचायत में मंडल पंचायत की स्थापना करो। जिले में विकेंद्रीकरण की धुरी माना उन्होंने और जिला परिषद को विकास कार्यों का केंद्र बना। मतलब मेन वो जिला परिषद पर जोर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जिला परिषद की बात किसकी बात की, मंडल पंचायतों का विकास करना चाहिए, उनको आधारभूत संगठन बनाना चाहिए और मंडल पंचायतों का गठन कई गांवों को मिला के करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यों का संपादन करें। देखिए, जिला परिषद और मंडल पंचायत, इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं अशोक मेहता और द्विस्तरीय की बात कर रहे हैं। जिला न्यायाधीश किसी जिला स्तर के सभी अधिकारी अनंत जिला परिषद के में रखे जाएं, ये किया गया। अब ग्राम पंचायत का विकास कौन करे, अब कह रहा है ग्राम पंचायतों का विकास पंचायत साथ नहीं मिलाया जाए, किंतु 1980 में जनता सरकार का पतन हो गया, अशोक मेहता का भी कार्यान्वयन नहीं। अब देखिए, वो ग्राम पंचायत के लिए बहुत ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रहे थे और उसकी बातें जनता सरकार क्या होगी, गिर गई थी, इस वजह से इनको लागू नहीं किया गया। फिर देखिए GV.K. राव कमेटी, इन्होंने क्या कहा, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था की सिफारिश करने हेतु किसके लिए ली, कि गांव में गरीबी क्यों नहीं उन्मूलित हो रही, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी स्टैब्लिश क्यों नहीं हो रही। इसके तहत 85 में इनका गठन किया गया। और कौन थे, डॉक्टर GV.K. राव थे इस समिति के। इनमें राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। तो 1 2 3 4 स्तरीय का इन्होंने सुझाव दिया, लागू नहीं हुआ, कई राज्य लागू करे। फिर देखिए एलएम सिंघवी कमेटी, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करने और उनमें सुधार हेतु अपने सुझाव देने के लिए एलएम सिंघवी की गठन किया गया। उन्होंने क्या किया, वित्तीयता पर ज्यादा कि भैया गांवों का पुनर्गठन करना तो पंचायत को वित्त दो, इसकी सिफारिश एलएम सिंघवी कमेटी ने की। देखिए सारी अशोक मेहता, सिंघवी, GV.K. राव और बलवंत राय मेहता हमने पढ़ ली। अब देखते हैं फिर इन्हीं सभी को मिला के क्या एक प्रावधान किया गया, 73वां संविधान संशोधन आया। किस आर्टिकल को जमीनी स्तर पर उतारा गया, आर्टिकल 40, जिस पर मैंने डिस्कशन किया, जो किसमें है, नीति निर्देशक तत्व। किसमें है, नीति निर्देशक तत्व। फिर कह रहा संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य में निर्देश दिया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, इसके लिए कदम उठाएगा। इसी को ही व्यवस्थित करने के लिए हमने क्या किया, ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देगा जो स्वायत्त बन सके। मतलब पंचायतों को ऐसे अधिकार दिए जाएं कि वो एक ऑटोनॉमी बॉडी के रूप में क्या कर सके, काम कर सके। ठीक है, किंतु संविधान ने इस अनुच्छेद के होते हुए पूरे देश में पंचायती संस्थाओं का संतोषजनक विकास नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर लिए, 73 अमेंडमेंट लागू करी, आप त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, चतुस्तरीय जैसा आपका ढांचा उस हिसाब से राज्यों को छोड़ दिया गया कि वो अपने हिसाब से पंचायतों को गठन करें। तो श्री राजीव गांधी के शासनकाल में संस्थाओं को क्या दी गया, संवैधानिक दर्जा। देखो 59 में तो उसे लागू किया गया राजस्थान के नौगढ़ जिले में, लेकिन चूंकि संवैधानिक दर्जा नहीं मिला तो मनमाना था, राज्य इसको लागू नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इसे संवैधानिक दर्जा मिला, सभी राज्यों ने इसे लागू किया। और परिणति कब हुई, 1992, वही मैंने कहा 73 अमेंडमेंट 1992 और 73 अमेंडमेंट आया और 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, डेट याद रखिएगा। और संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और 9 का आप जानते हैं, इस अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है, पंचायतों को अधिक समय के लिए स्थगित अथवा निरस्त नहीं किया जा सकेगा, 6 महीने के अंतर्गत चुनाव होना आवश्यक है। पहले क्या होता था, अगर स्थगित हो गई साल 2 साल चुनाव ही नहीं हो रहे, लेकिन जब से संवैधानिक दर्जा मिला है, एक एक प्रोविजन का उल्लेख संविधान में कर दिया गया, भैया 6 महीने के अंदर गठित करो, क्योंकि फिर कौन देखेगा वहां के प्रशासन को। और दूसरे, महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजातियों को वहां पे क्या मिला है, 1/3 संरक्षण, 1/3 आरक्षण मिला है। इस अधिनियम द्वारा पंचायतों का कार्यकाल कितना हुआ है, 5 वर्ष हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 59 में जब राजस्थान के नौगढ़ जिले में नेहरू द्वारा लागू किया गया पंचायती राज को, तो संवैधानिक दर्जा नहीं था, लेकिन राजीव गांधी के टाइम में 73वां अमेंडमेंट हुआ और हमने संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके तहत स्वायत्त संस्था के रूप में अपने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर सके और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जा सके। आज से आपकी पॉलिटिक्स समाप्त। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, कई बार रिवीजन करिए, कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई सब्जेक्ट कुछ नहीं समझ में आता आप कमेंट करिए,
आपको अमुक टीचर जो है सारी चीजों को समस्याओं का सुलझाएगा। बस लास्ट में यही कहूंगी कि अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से सारी चीजें करिए। ऑल एनर्जी एसोसिएटेड इन यू, सारी ताकत ऊर्जा और एनर्जी आपके अंदर है। उस अपने आप को पहचानिए, समझिए कि हमें कैसे तैयारी करनी है, और जीत को क्या कर लीजिए, छीन लीजिए। छीन, कहा जाता ना आजकल कोई चीज मांगने नहीं मिलती तो छीनना पड़ता है, तो अपनी जीत को छीन लाइए आयोग से। और जो है मैं अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को देखती हूँ। जल्दी से जो है अच्छे अच्छे सिलेक्शन की न्यूज हमारे तक पहुंचाइए, ठीक है, और हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।